सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और बिल आखिर 2 साल 10 माह के बाद पेशावर के शहरियों का इंतजार खत्म हुआ और BRT का इफ्तिताह आज वजीर आजम इमरान खान ने कर दिया। अभी बहुत तनकीद हुकूमत पर और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर की जा रही है कि इसका नामुकम्मल इफ्तिताह किया गया है। इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो इस मेगा प्रोजेक्ट में शामिल हैं वो अभी मुकम्मल नहीं हो पाए थे। साइकिलिंग ट्रैक मुकम्मल है, कुछ प्लाजाज का काम अभी पूरा नहीं हो सका, लेकिन जाहिर है कि एक ऑफिशियल तरीके से इसका इफ्तिताह हो चुका है और इसकी लागत पर भी बहुत ज़्यादा बात हुई, जो कि इब्तिदा में 47 अरब थी, उसके बाद ये 49 अरब हुई और बढ़ते बढ़ते 71 अरब से भी तजावुज़ कर चुकी है। ये पाकिस्तान में मेट्रो बसेस की तारीख का सबसे महंगा मनसूबा है। इससे पहले जो पंजाब के मनसूबे थे, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में होने वाले मनसूबे इतनी लागत में तैयार नहीं हुए, इससे काफ़ी सस्ते मनसूबे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत की जानिब से और ख़ुद इमरान खान साहब की जानिब से, जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे, उसको जंगला बस कहा जाता था और मईशत पर उसको बोझ, पंजाब के बजट पर उसको बोझ वो गर्दानते थे और बार बार उसको ये कहा करते थे कि इस पर सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए, सड़कों के ये मनसूबे नहीं बनने चाहिए, बल्कि तालीम और सेहत पर ये पैसा खर्च होना चाहिए। अब ये मनसूबा मुकम्मल हो चुका है। किस तरह से इस मनसूबे को अब आगे चलाया जाएगा, पेशावर के शहरियों को इससे कितनी सहूलत मिलेगी, इसका किराया आगाज़ में 10 से 50 रुपये रखा गया है। क्या इस मनसूबे पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोई सब्सिडी देगी? क्योंकि जब पंजाब की हुकूमत मेट्रो बस पर सब्सिडी देती थी तो उसको बहुत तनकीद का निशाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बनाया जाता था। साथ ही आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया तो वहाँ उन्होंने परवेज़ खटक की तारीफ़ की कि उन्होंने कहा कि हम गलत थे, परवेज़ खटक सही थे और हमारे इस मामले पर इख्तलाफात भी थे, लेकिन परवेज़ खटक ने खुद को सही साबित किया। तो परवेज़ खटक ने इस मामले में किसको फॉलो किया? ये मेट्रो बसेस के प्रोजेक्ट्स पंजाब से शुरू हुए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से शुरू हुए, तो क्या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को भी इमरान खान अब सही समझते हैं इस मामले में और उस वक्त की अपनी तनकीद को गलत समझते हैं कि वाकई अवामी सफरी सहूलत के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है और ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए? बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आप गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि ये मनसूबा भी मुकम्मल नहीं है, इसका एक सॉफ्ट इफ्तिताह तो हो गया है, चूँकि इससे पहले भी कई बार इसकी तारीख दी जाती रही है, लेकिन अब इसका इफ्तिताह कर दिया गया, लेकिन यह भी मुकम्मल नहीं है। तो तनकीद मुख्तलिफ जमातों की जानिब से इस मनसूबे पर की जा रही है। कोशिश करेंगे कि जो तमाम सवालात हैं, इन सवालात के जवाब जानने की कोशिश करें। बहरहाल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो मेट्रो बसेस चल पड़ी हैं, लेकिन सिंध में और कराची में अभी तक ग्रीन लाइन बस मुकम्मल नहीं हो सकी। ये कब मुकम्मल होगी, इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मुख्तलिफ लोगों को हम कोशिश करेंगे कि लाइन पर लें और फिर उनसे, अपने मेहमानों से इन तमाम सवालात के जानने की कोशिश करें। BRT का जो मनसूबा मुकम्मल हुआ है, इस पर अपोजिशन की जमातों ने इसको लेकर नैब पर भी तनकीद की कि नैब ने इसमें होने वाली करप्शन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। 49 अरब की लागत से शुरू होने वाला ये मनसूबा, इसमें कई बार तोसी हुई, इसके डिज़ाइन को चेंज किया गया, इसकी लागत उसमें तब्दील हुई, 71 अरब से तजावुज़ कर गया। इसमें 22 से 24 अरब की करप्शन के इल्ज़ामात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर, उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ खटक पर लगे। बाद में महमूद खान को भी इसमें अपोजिशन की जानिब से मुलव्विस करार दिया गया। तो ये वो तमाम सवालात हैं कि जिनके जवाब जानने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो बुज़रा हैं उनसे ये सवालात किए जाने हैं और इनके जवाब देना अभी उन पर अब बहुत ज़रूरी हो गया है, चूँकि इस मनसूबे का अब आगाज़ भी हो चुका है। इससे पहले ये क्लेम किया जाता था कि ये मनसूबा चूँकि मुकम्मल नहीं है तो नैब की जुरिस्डिक्शन में ये आता नहीं है, लेकिन अब इसका इफ्तिताह हो चुका, मुकम्मल तौर पर इसका इफ्तिताह हुआ है या इसके अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स नामुकम्मल हैं। इससे मुतालिक भी पूछेंगे कि अगर कुछ प्लाजाज और जो ट्रैक्स हैं वो अगर नामुकम्मल रह गए तो फिर किस तरह से इसका इफ्तिताह किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल आज इसका इफ्तिताह हुआ है। कल से ये बसें बाकायदा चलेंगी। आज इमरान खान ने खुद एक बस में सफ़र भी किया है और बताया जा रहा है कि 100 से ज़ायद ये ट्रेनें शामिल होंगी। इसकी जो मजमूई लागत है उसमें तमाम प्लाजाज की कीमत भी शामिल है, उसमें तमाम बसेस की लागत भी शामिल है। तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, एक मेगा मनसूबा है जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 साल 10 दिन में मुकम्मल कर दिया है। और उनकी जानिब से, यानी हुकूमती हल्कों की जानिब से भी कहा जाता है कि ग्रीन लाइन का मनसूबा
जो कि मियां नवाज शरीफ के दौर में शुरू किया गया था, गुज़िश्ता दौर हुकूमत में शुरू हुआ था, उसको अब 5 से 6 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी भी उसकी तकमील में खासा वक्त बाकी है। तो वो मनसूबा कब मुकम्मल होगा, सिंध हुकूमत इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज तक कोई ऐसा मनसूबा क्यों शुरू नहीं किया गया, इस पर भी बात करेंगे। मोमिन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के कामरान बंगश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो कामरान साहब, आज इसका इफ्तिताह तो हो गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा, हमने उनका क्लिप भी चलाया कि ये सॉफ्ट इफ्तिताह तो इसका हो गया, प्लाजाज अभी मुकम्मल नहीं है, वहाँ पर जो प्लाजाज में जो वॉशरूम है वहाँ पर कुछ अफराद नशे कर रहे हैं, उनके कब्जे में वो जगह है, ट्रैक्स वहाँ के मुकम्मल नहीं है। तो ये क्या वाकई अभी तक नामुकम्मल है प्रोजेक्ट? जहांगीर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मदऊ किया। देखें, हमारे प्रोजेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन कॉरिडोर है जिसके ऊपर बसें चलनी हैं, वो आज चल पड़ी हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इफ्तिताह कर लिया, बल्कि तकरीबन पिछले 2 महीने से उसकी आजमाइशी ड्राइव शुरू थी। तो ये कहना कि प्रोजेक्ट जो है वो सॉफ्ट लॉन्च हुआ, सॉफ्ट लॉन्च कैसे हो गया जब कॉरिडोर पे बसें चल पड़ी। 128 बसें कॉरिडोर पर चल पड़ी है, हर 4 मिनट बाद बस जाएगी। 27 किलोमीटर का आपका कॉरिडोर, 30 स्टेशंस आपके खुल गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो एड ऑन्स हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के, जो किसी सूबे में नहीं है, जो बाकी सूबे हैं, पंजाब में और इस्लामाबाद का जो हमारा मेट्रो है या मुल्तान का है, उसमें कोई ऐड ऑन नहीं है। हमारे 3 डिपोज, 7 फीडर रूट्स, वो जो है फेज़ वाइज खुलेंगे। वन गो में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं इनिशिएट होता। हमने जो मेन इसका फंक्शन है कॉरिडोर, वो ओपन कर लिया है, जो 27 किलोमीटर का है, जिसमें 13 किलोमीटर एलिवेटेड है, 3 किलोमीटर अंडर पासेज हैं और तकरीबन 11 किलोमीटर एड ग्रेड है। तो वो ओपन हो गया 100%। तो बंगश साहब, आप कह रहे हैं कि वन गो में इतना बड़ा प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं होता। अक्टूबर 2017 में जब परवेज़ खटक साहब ने इसका आगाज़ किया था, 6 माह की डेडलाइन दी थी, उस वक्त उनको नहीं पता था कि 6 माह में इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बन सकता है? देखें जहांगीर साहब, ये खटक साहब चूँकि हमारे तकरीबन 4 साल उस वक्त की फ़ेडरल हुकूमत ने ज़ाया किए। हमारा पहले जो है उन्होंने कहा था कि हम आपको रेलवे ट्रैक पर आपको लीज़ भी देते हैं और आपको BRT कॉरिडोर, क्योंकि जो पेशावर को समझते हैं वो रेलवे ट्रैक हमारे लिए सबसे मोस्ट फिजिबल जगह थी। तो हमारे जो 4 साल ज़ाया हुए, उसके बाद जो है हम ये दूसरे कॉरिडोर पे आ गए, क्योंकि उन्होंने बदनीयती की ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और नून लीग की हुकूमत ने। तो खटक साहब की एक एम्बिशियस चैलेंजिंग प्लान था कि हम इसको 6 महीने में पूरा कर लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि मैं पेशावर से इलेक्शन लड़ चुका हूं, मुझे पता है इस चीज़ का कि इलेक्शन से पहले आपका कॉरिडोर जो है उसके ऊपर काफ़ी काम हो चुका था। बल्कि मेन जो रोड है, GT रोड, जो कॉरिडोर के साथ अटैच करती है, वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया था। तो पेशावर के शहरी इससे बिल्कुल खुश हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो ये एस्टिमेशन थी, उनका 2021 जून का था। खटक साहब का अपना एक स्टाइल है मैनेजमेंट का और लीडरशिप का। खटक साहब ये चाहते थे कि हमारे ही टर्म में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 4 साल हमारे ज़ाया कर दिए थे नून लीग ने। सही। चलें, अब इस पर ज़ाहिर सब्सिडी के बगैर इसको चलाया दी जाएगी। खान साहब के इस पर खटक साहब से क्या इख्तलाफात थे, वो क्यों इस पर कन्विंस नहीं थे, ये भी सवालात आपसे पूछता हूँ बंगश साहब में। लेकिन ओवैस कादिर शाह साहब वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं सिंध के, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ओवैस कादिर साहब, पंजाब में भी मेट्रो चल रही है 3-3 शहरों में, आज पेशावर में भी इसका आगाज़ हो गया। सिंध में, कराची में लोग कब इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैंने बात सुनी, मेरे भाई बता रहे थे पेशावर BRT के बारे में, लेकिन कुछ हक़ाइक़ हैं जो अभी तक इन्होंने शायद शेयर नहीं किया। आगे शायद आपके प्रोग्राम में शेयर कर लें, कुछ सच्ची बातें भी बता दें सारिफीन को कि पूरे नाज़रीन सुन ले ये पेशावर BRT क्या है, इसका माजरा है। आपने जो कराची की बात की, बिल्कुल कराची में भी हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के पास है, वो भी सुन रहे हैं कि आखिरी मराहिल में है। और कुछ दिन पहले शायद मेरे भाई की तरफ से ही ये बात आई थी कि आप ग्रीन लाइन के कार्ड कब भिजवा रहे हैं, या किसी PTI के रहनुमा ने कहा था, लेकिन उनको ये पता नहीं कि वो जो ग्रीन लाइन है वो भी फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट है और फेडरल गवर्नमेंट की इसको ऑपरेट करेगी। और हमारे उसके साथ जो हमारे पास सिंध गवर्नमेंट का ऑरेंज लाइन है, उसकी बसेस प्रोक्योरमेंट और उसके भी कंप्यूटर ऑपरेशंस के जो भी सारे इंस्टॉलेशन हैं, वो भी फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने ही करना है। तो अब वी विल बी वेटिंग फॉर फेडरल गवर्नमेंट कि वो कब इन कामों को स्टार्ट करेगी, कब बसेस प्रोक्योर करवाएगी और कब इस पर चलाएगी। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं। तो अब फेडरल गवर्नमेंट जितना जल्दी हो सके, बसेस का तो उन्होंने शायद टेंडर किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि
कि वो बसेस इतना जल्दी यहाँ पे ले आएंगे। कुछ दिन पहले ये भी पता चला था कि ग्रीन लाइन का जो ट्रैक है उसमें कहीं पे क्रैक्स नज़र आ गए हैं या कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन एरर आ गया है, उसको भी रिव्यू किया जा रहा है। देखिए, बहुत अच्छी बात होती है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी भी सूबे में कोई अच्छा प्रोजेक्ट ले आए, लेकिन इट डिपेंड्स कि वो प्रोजेक्ट आपके सूबे के लिए फीजिबल है या नहीं। अगर ये कहते हैं कि 4 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, देखिए जी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जब आपको लोन दिया था तो लोन वो जो 500 मिलियन आपने डॉलर्स लिया, जिस वक्त आपने लिया उस वक्त डॉलर था 117 रुपए का। 2022 से आपको उसकी रीपेमेंट शुरू करनी है, जबकि आपका पूरा अभी BRT प्रोजेक्ट बना ही नहीं है। जब बना ही नहीं है, आपने सब्सिडी भी देनी है, तो अर्निंग तो आपकी बहुत दूर की बात है। आप एक छोटे सूबे में जो अपनी गंदम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, जो ओडीज लेता है फेडरल गवर्नमेंट से, आपने 500 मिलियन डॉलर ले लिए 117 रुपए के रेट पे। अब इस वक्त 170 रुपए प्लस लाइबोर, अब जो लाइबोर रेट होता है, लंदन इंटरबैंक एक्सचेंज रेट जो आएगा वो अराउंड 2% के करीब इस पे इंटरेस्ट लगेगा। आपको 20 सालों में कितना अमाउंट आपके सूबे पे आ गया, कितना बर्डन आ गया जो आप पे करेंगे। हमारे पास जो सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं वो इस वक्त अपने ओन रिसोर्सेज से चल रहे हैं, हमने किसी पे लोन नहीं दिया। अभी यही एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो रेड लाइन का प्रोजेक्ट है, जो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक शुरू करने जा रहा है कराची में, इट विल बी वन ऑफ इट्स ओन काइंड। दुनिया का, शायद मैं कहूँ कि एशिया का तो ये वाहिद प्रोजेक्ट होगा जो एनिमल डंक पे चलेगा, जिसमें हमें सब्सिडी देनी नहीं पड़ेगी, और जो बायोमीथेन गैस एनिमल डंक से प्रोड्यूस होगी उस पर ये बसेस को प्रोवाइड की जाएगी, और बसेस होगी CNG हाइब्रिड। देखिए, इस किस्म का अगर आप प्रोजेक्ट लगाते पेशावर में तो हम ये कह सकते थे कि आपने कुछ फीजिबिलिटी। चलें, वैसा जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं जी, देखिए इस तरह जो अगर साद रफीक पे डाल देना, या खटक साहब तो इनके अपने ही अभी वजीर हैं, इनकी अपनी पार्टी के हैं, वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन पे ब्लेम कर देना कि उनका विजन गलत था। देखें, लोगों को, हमारे पाकिस्तानी कौम को सच्चाई से आगाह करें। आपका प्रोजेक्ट इस वक्त तक 50% भी कंप्लीट नहीं है। आपने पूरी नहीं, अधूरी सही इफ्तिताह कॉरिडोर पे बसें चलना तो शुरू हो गई ना। वो देखिए, एक 27 आप BRT का मकसद क्या होता है? बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अगर एक सफर करने वाले को अपनी एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक जाना है तो वो उसका मैप देखेगा कि इसका कॉरिडोर किस जगह जा रहा है और मुझे कहाँ उतरना है। वो ये नहीं करेगा कि आधे रास्ते में स्टेशन पे उतरे, नीचे आ जाए, फिर एक अलग टैक्सी ले और अपनी सफरी सहूलियत को पूरा करे। वो इससे अच्छा कहेगा कि मैं अपनी डेस्टिनेशन से डायरेक्ट टैक्सी पे चला ठीक है। चलें, वैसा और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर जिस अभी आप मंसूबे का जिक्र कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स भी आपसे जानते हैं, वो कब शुरू होगा, कब वो इख्तिताम पजीर होगा, उसका ट्रैक क्या होगा, कहाँ पर वो बनाया जाएगा। लेकिन कामरान साहब, अब ये जो सब्सिडी वाला मामला है, 10 से 50 रुपये आपने इसका किराया रखा है, कितनी सब्सिडी इसको पर डे और फिर वो पर मंथ दी जाएगी इस प्रोजेक्ट को, कितना पैसा इस पर आपका ज़ाया होगा? एक तो जो इन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट पे, तो इनसे भी ये है कि ये फेडरल गवर्नमेंट पे ना डाले। बहुत बड़ा सूबा है सिंध के बासियों का ख्याल रखें, उनका आप सीवरेज सिस्टम तो उनका ठीक नहीं कर सकते। कराची का आपको NDMA की ज़रूरत पड़ी, उधर भी फेडरल गवर्नमेंट आपके 2.5 अरब रुपए की गंदम जो है वो गायब हो गई है। आपके 12 साल से PFC नहीं हुआ, आप अब बात डाल रहे हैं आप फेडरल गवर्नमेंट पे। तो आप भी थोड़ी हिम्मत करें, आप करप्शन से थोड़ी सी कतई नजरी कर लें तो आप आवाम की फिक्र पड़े आपको। अब मैं आपको बताता हूं कि जो इन्होंने कहा कि नक्शा 40 अरब रुपए से आप 70 अरब तक पहुंच गए, और उसके अलावा आप और कितना ऊपर जाएंगे। करप्शन तो चले, जरा पूछते हैं ना इनसे, ये 48 अरब से ये 72 अरब कैसे पहुंचा, पूछते हैं जरा। बुनियादी करप्शन है। देखिए, 48 अरब का तो प्रोजेक्ट है, बाकी जितने अरब रुपए हैं वो किसकी जेब में गए ये भी बता दें, और कितना इसको आगे ले जाएंगे। आपने तो अभी 50% भी अपना भाई आपकी तो चले, वैसा पॉइंट तो आपका आ गया, वैसा मौका दें जरा कामरान साहब को बात करने का। पता है कि आपकी तो स्टार्ट ही जो है वो करप्शन से। आप मुझे बताएं, 27 किलोमीटर इफ्तिताह करने के बाद आप ये साहब जो है अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपका ट्रैक अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपने अभी बसेस और भी चलानी है। सब्सिडी तो ये आपको क्वेश्चन इन्होंने कर लिया, मैं तो एक क्वेश्चन ये पूछूंगा, मुझे बताएं कि PC1 आपने अगर बोलना है ये, आपने अगर बोलना ही है तो चलें, वैस कादिर साहब आपके कराची ये आपका ये सारे आपके पॉइंट्स आ गए, से डूब गया, आपको उसकी फिक्र नहीं। वैस कादिर साहब जरा जवाब का मौका तो दें कामरान साहब को। वैस साहब रुकिएगा जरा, मैं आपको पेशावर से अपने महकमे की WSSP भेजता हूँ, हम आपकी सीवरेज सिस्टम का मसला हम हल कर सकते हैं आपके लिए। आपको मैं पेशावर से WSSP
हमारी मेरे लोकल गवर्नमेंट से मैं आपको ऑफर करता हूं कि आपकी सीवरेज सिस्टम के लिए हम आपका मसला हल कर दें। आपकी तो ये कराची का साहब आपने तमाम सवाल उठा दिए, आपके पॉइंट्स आ गए, जरा कामरान साहब को जवाब देने का मौका तो दें। ऐसे वैसे वक्त गुजर जाएगा और कामरान साहब उन जवाब बुरा क्यों लग गया? कामरान साहब हिम्मत करें, मिनिस्टर साहब आप हिम्मत करें, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, आपको अब सच सुनना। वैस कादिर साहब, कामरान मंगेश साहब जरा रुकिएगा, एक एक करके बात करेंगे तो आवाम तक बात पहुंच पाएगी। आप दोनों साहिबान से गुजारिश है जरा रुकिएगा, एक एक करके बात कीजिए। जी वैसा आप भी रुकिए जरा। इनायतुल्लाह खान साहब जब खटक साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके सीनियर वजीर थे, तो इनसे पूछें कि इनायतुल्लाह खान ने इसी बीआरटी पे डिसेंट नोट क्यों लगाया था। चलें ओवैस कादिर साहब, उनको जवाब का तो मौका देना, उनसे तो पूछ रहे हैं सवाल, सब्सिडी का सवाल भी पूछ रहे हैं, इसका ये बजट में इतना इजाफा क्यों हो गया ये भी पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब का मौका दें कामरान मंगेश साहब को जरा। जी कामरान साहब। जी मंगेश साहब आप। हाँ जी, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब जो है वो हिम्मत करें, ज़रा सुनने की भी हिम्मत करें। जैसे मैंने तहम्मुल से सुना इनके झूठ को और इनके प्रोपेगेंडा को मैंने सुना, तो अब ये भी ज़रा हक़ाइक़ को सुनने की हिम्मत करें। इनायतुल्लाह खान साहब मेरे प्रीडिसेसर हैं, मैं लोकल गवर्नमेंट को आजकल देख रहा हूँ, इतलात को भी, तो मैंने उनसे कहा कि आप अगर मुझे डिसेंट नोट बता दें, कैबिनेट की मीटिंग से, किसी भी मीटिंग से वो डिसेंट नोट बता दें। ये बड़ा अजीब सा चक्कर है कि जब मैं अपोजिशन में होता हूं तो फिर वो सब कुछ गलत हुआ होता है, जब मैं गवर्नमेंट में होता हूं तो फिर सब कुछ ठीक है, जब मैं गवर्नमेंट के मराहत ले रहा होता हूं। ये कैसे हो सकता है कि मैं लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर हूं और एक काम मेरा ही डिपार्टमेंट करे और मैं कहूँ कि जी इस पर तो मेरा डिसेंट है। ये आपकी पहली बात। दूसरी बात जो आपने की वो बड़ी मज़े का खेज़ है कि नक्शे से मैं एक जगह से उतर जाऊं और दूसरी जगह पे फिर टैक्सी में। ओ भाई आप आ जाएं, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। ये कोई आपकी वो वाली बसेस नहीं है जो आप चला रहे हैं, जो 2018 में 4 बसेस आपने आगे लेकर आए और उसके बाद आपका कुछ नज़र नहीं आया। हमारा सिस्टम जो है वो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से चलता है, ITS से चलता है। आप ज़रा स्टडी कर लें ITS क्या होता है। 30 स्टेशन हमारे फंक्शनल्स हैं, 27 किलोमीटर हमारा कॉरिडोर फंक्शनल है। आप किस ज़माने में रह रहे हैं कि नक्शे से मैं ऐसे देखूंगा और फिर टैक्सी में मैं बैठूंगा। ये कोई हम 18वीं सदी में नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये कोई कराची नहीं है जिनका आपने एक सीवरेज सिस्टम आपने ठीक नहीं किया। आप ज़रा अभी सुने हक़ाइक़ को। आपने ग्रीन लाइन कह दिया, रेड लाइन कह दिया, ऑरेंज लाइन कह दिया। और भाई कुछ करें सिंध के लिए। आपका सिंध जो है वो कामरान साहब, अब जाहिर है वो ये भी कह रहे थे 48-49 अरब से जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ये 71-72 अरब तक कैसे पहुंच गया? ये जो बाकी पैसे हैं ये किन चीजों पर लगे? बोलने दिया जाए। मैंने अपने भाई की बात सुनी। वो सब रुकिएगा जरा, ये एक वो बजट वाला सवाल भी वो बता दें, 48 अरब से इसकी लागत ये 72 अरब तक कैसे पहुंच गई कामरान साहब? मैं बताता हूं जी। हमारा प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का जो इन्होंने बात की है, देखें हम डॉक्यूमेंटेड बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं। प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का हमारा डॉक्यूमेंट अभी भी हमारे पास है, रिकॉर्ड पे है। 58 बिलियन हमारा PDWP से अप्रूव था। एक्निक में गया, एहसन इकबाल साहब ने और नून लीग की हुकूमत ने उसको स्क्रूटिनाइज करके 49 अरब रुपए पे ले गए। हमारा 58 अरब रुपए था। बड़े प्रोजेक्ट्स में 15% एस्केलेशन जाती है, उसमें हमने इंडस्ट्रियल स्टेट को कनेक्ट किया और तहकाल के एरिया में हम 3 किलोमीटर एलिवेटेड गए। ये दोनों ऐड करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट 66 बिलियन है। अभी अप्रूव्ड PC1 66 बिलियन है। ये जो कह रहे हैं कि एक दफ़ा तो बिलावल जरदारी साहब ने कहा कि 120 अरब 1 खरब रुपए तक बात चली गई। और भाई कहाँ चली गई? हमारा 66 अरब रुपए पे है प्रोजेक्ट, 49 से 66, लेकिन उसमें आप फैसिलिटीज को देख लें। लेकिन कामरान साहब, आपको वो बयानात इमरान खान साहब के, परवेज खटक साहब के याद है कि सबसे सस्ती तरीन मेट्रो पिशावर में बनाकर दिखाएंगे? अगर आपको याद हो परवेज खटक का वो बयान। जी आप मुझसे मुखातिब हैं? जी कामरान साहब, आपसे परवेज खटक साहब का वो बयान आपको याद है? वो कहते थे पिशावर में सस्ती तरीन मेट्रो चला के दिखाएंगे। जी मैं अभी भी, हाँ बिल्कुल हमने चला के दिखाई है। 10 रुपए से 50 रुपए का किराया सबसे सस्ती तरीन है। आपका लाहौर के साथ अगर आप कंपैरिजन करें 2014-15 वो लागत के बारे में बात करते थे, 2018-19 के रेट्स देख लें। वो लागत के बारे में बात करते थे, किराए की बात नहीं करते थे। हमारा 13 किलोमीटर, मैं लागत की बात कर रहा हूँ जी। मैं आपको जहांगीर साहब लागत की बात कर रहा हूँ, आप ज़रा सुने मेरी बात। हमारा 27 किलोमीटर में 13 किलोमीटर एलिवेटेड है, 3 किलोमीटर अंडर पासेज हैं, 11 किलोमीटर एट ग्रेड है। उनका 9 किलोमीटर सिर्फ एलिवेटेड है, बाकी सारा एट ग्रेड है।
ठीक है, उनका 1 मीटर भी आप मुझे अंडरपास दिखा दें जो लाहौर का है, उससे हमारी कॉस्ट जो है, उनका उस ज़माने में 2 अरब रुपए बनती थी, हमारी इस 2018-19 में 2 अरब रुपए पर किलोमीटर बनती है, इंक्लूडिंग हम आपको एडिशनल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। 60 किलोमीटर की तो हम आपको जो है वो फीडर रूट्स दे रहे हैं, हम 3 बड़े डिपोज आपको दे रहे हैं, उस सबको मिलाकर हमारा 66 अरब रुपए है। ये आप ज़रा समझ लें। हाँ जी, तो फिर कामरान साहब, ये जो इतना साफ सुथरा जिस तरह आप ये बता रहे हैं, सारे आदाद शुमार, ये इतना ही क्लीन प्रोजेक्ट है, तो फिर स्टे ऑर्डर आपने अदालत से क्यों लिया हुआ है? फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन की राह में आप क्यों रोड़े अटका रहे हैं? होने दें इन्वेस्टिगेशन, FIA को तहकीकात करने दें आप इसमें। जहांगीर साहब, कहाँ पे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में तहकीकात होती हैं? हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करने दें। हमने कॉरिडोर कंप्लीट कर लिया है, अब ये 2020 में ही हम बाकी कंप्लीट कर लेंगे। जो एड ऑन्स हैं हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में, अगर आप जो हमारे अभी फीडर रूट्स रहते हैं, हमारे जो अभी प्लाजाज रहते हैं, डिपोज रहते हैं हमारे, उनको कंप्लीट होने दें। हम कहाँ गए हुए हैं? हम तो आपके सामने खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी है, आपकी फेडरल गवर्नमेंट भी है, इमरान खान भी कहीं नहीं गया हुआ। हम तो इन्वेस्टिगेशन, हमारी तो पार्टी का मन। कामरान साहब, अब तो इसका इफ्तिताह हो चुका है, अब तो ये शुरू हो गया प्रोजेक्ट, तो अब फिर FIA को आप खुद पेशकश करेंगे कि वो आएँ, तहकीकात कर लें, ये सारे जो भी आदाद शुमार आपने पेश किए उनके सामने भी रखें इसको। मैं पेशकश करता हूँ सबको, आप कोई भी चीज़ ले आएँ, डॉक्यूमेंटेड कोई भी चीज़ ले आएँ, मैं सबको पेशकश करता हूँ। ये सब कयासराइयाँ हैं। देखें आप, पख्तूनख्वा हमारा छोटा सूबा है, गरीब सूबा है, इसमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट हुआ है, लोगों के पेट में तो मरोड़ लाजिमन आएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े शाहाना जो अंदाज में उनकी ज़िंदगियां हैं, और एक कराची का जो सीवरेज सिस्टम है वो ठीक नहीं कर सके, तो उनको तो तकलीफ़ होगी, और ये होनी भी चाहिए तकलीफ़। ये कंपटीशन होनी ज़रूरी है, ताकि सिंध का बच्चा भी डिज़र्व करता है बेहतरीन कम्यूट, बेहतरीन हेल्थ, बेहतरीन एजुकेशन, ये उनका भी हक है। आप उधर के स्कूलों की हालत देख लें, तरस आता है इंसान को। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम देख लें, हमारे पुलिस को आपने FIA को पेशकश की कि अब जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया तो फिर वहाँ तहकीकात करें। कामरान साहब, सीधे मैं वापस भी आता हूँ जरा, एक्सपेक्ट करते हैं हम जी। उवैस कादिर शाह साहब, देखें कामरान साहब ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया कि FIA को पेशकश करें कि आए और तहकीकात करें, और आप लोग इल्जामात लगा रहे हैं। आपकी भी 5 साल हुकूमत रही है वफाक की, कोई इस तरह का मंसूबा आपने इनिशिएट ही नहीं किया है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं मेरे भाई को, अब मैंने जब तहम्मुल के साथ सुना तो उम्मीद करता हूँ कि वो भी सुनेंगे। ये जिन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जिनका ग्रीन लाइन का, पहले तो इन भाई को ये बता दें कि भाई ग्रीन लाइन आपके फेडरल का प्रोजेक्ट है और आपके फेडरल ने इनिशिएट करना है। आप सिंध गवर्नमेंट को इसका ब्लेम कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने तो आपको हर तरीके से फैसिलिटेट किया है कि प्लीज कराची के लिए जल्दी प्रोजेक्ट ऑन करें। अगर आपको ये कराची के लोग का इतना एहसास है, सिंध का एहसास है, तो प्लीज ये हमारे लोगों के लिए जल्दी करें। हम आपके साथ खड़े हैं, हमने आपको फैसिलिटेट किया है। ये आपका अपना प्रोजेक्ट है, फेडरल। लेकिन उवैस कादिर साहब, हर साल बजट में आप लोग ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन, पता नहीं कौन कौन से रंगों की लाइन आप लोग रखते तो हैं, लेकिन वो आज तक सड़कों पर कहीं नजर नहीं आई है। देखिए, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ इस पे। अभी मेरे भाई ने एक बात कही, बड़े अच्छे तरीके से, एक बहुत प्यारा सा टेक्निकल झूठ बोल दिया कि ये एक्डेक में गया, उस पर फिर स्क्रूटनाइज हुआ, फिर वहाँ पे 59 बिलियन बन गया। देखें, ये आपको भी जहांगीर साहब पता है, और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे, जिनको ये नॉलेज है, उनको अच्छी तरह पता है कि जब किसी भी प्रोजेक्ट का टेंडर होता है तो उसका एक अमाउंट फिक्स होता है। उस फिक्स अमाउंट पे एक टेंडर होता है, उस पर प्रीमियम्स अलग भरे जाते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट डिसाइडेड होती है कि ये टेंडर जो है इतने बिलियंस का है, इतने करोड़ों का है, इतने मिलियंस का है, कुछ भी है। जब आपने एक टेंडर किया, आपने एक अलॉट किया, किसी को अवार्ड किया और उसने जाके काम शुरू कर दिया, तो ये बार बार रिवीजन क्यों हो रहा है? इसकी कॉस्ट क्यों बढ़ती जा रही है? और मेरे भाई ने बहुत अच्छा बताया कि अभी 27 किलोमीटर का बताने के बाद उन्होंने 15 चीजें गिनवा दी कि वो भी अनकम्प्लीट हैं, वो भी अनकम्प्लीट हैं। और ये इतनी चीजें अगर अनकम्प्लीट है तो भाई अपनी चीजों से डिनाई तो ना करें। अभी 5 मिनट पहले आपने कहा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और हमने कर दिया, हमने कॉरिडोर स्टार्ट कर दिया। देखें, आधा अधूरा प्रोजेक्ट, और आप कह रहे हैं ये पेशावर है, आप दुनिया देख लें। देखें, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का मकसद ये है कि जो उसकी अपनी डेस्टिनेशन है, जो उसका आपने एक मैप बनाया हुआ है, वो सारे मैप्स को, सारे रूट्स को कनेक्ट करती है। अगर वो पूरी कनेक्शन के साथ, चलें वैसे सब एक ब्रेक का वक्त है, तो एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं। जरा आप रुकिए, की बात को यहाँ पर रोकना पड़ेगा, वापस जब आएंगे ब्रेक के बाद। तो फिर अब ये कराची के मामले पर जो वफाक और सिंध हुकूमत में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जो इस वक्त आमने सामने है, इस पर भी आप ही दोनों से बात करेंगे। साथ ही रहिएगा एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और कराची के मसले पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत में ये कहा कि वफाकी हुकूमत कराची को बचाने के लिए आइनी और कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रही है। वज़ीर आज़म से भी आज इस सिलसिले में मुलाकात हुई गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और फ़रूक नसीम की, लेकिन हैरानकुन तौर पर इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी तो आमने सामने मौजूद हैं, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि माजी में कराची की सबसे बड़ी दावेदार जमात थी वो इस मामले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वफाक को बहुत देर से कराची का ख्याल आया, वफाक मुसलसल सिंध के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है और कराची के मामले पर अदालती कवर देने की इस मामले को कोशिश भी की जा रही है। अब ये सब बातें हो रही हैं, वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि हम कराची के लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, इस मुश्किल की घड़ी में कराची के साथ रहेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार की जानिब से भी सिंध हुकूमत के बारे में रिमार्क्स पास किए गए कि सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तो ओवैस कादिर शाह साहब, अब ये नालों का मसला, तजावुज़ात का मसला, सड़कें, बिल बोर्ड्स के मसले, ये मसाइल अगर आप हल कर देते तो ज़ाहिर है वफाक को भी इंटरवीन करने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आती, चीफ जस्टिस को भी ये रिमार्क्स पास ना करने पड़ते। इन मामलात में आप मुकम्मल नाकाम हो गए, अब तो अदालत के भी रिमार्क्स सामने आ गए। देखिए, अगर आप बात करेंगे अदालत की तो उस पर शायद मैं बहस करना मुनासिब ना समझूं, क्योंकि बीइंग अ लॉ अबाइडिंग पाकिस्तानी किसी को भी अदालती फैसले पे या अदालत के बारे में बोलना नहीं चाहिए, जो भी चीज़ें अदालत में चलती हैं। बाकी जी, आपने जो कहा कि टूटी सड़कें और पानी का मसला, ये तजावुज़ात का मसला, मुझे ये बता दें कि पिछले 10 साल में अगर आप कराची आए हैं और आपने कराची विज़िट किया है तो मैं आपको इतने बहुत से प्रोजेक्ट बता सकता हूँ जो कभी पहले शुरू भी नहीं किए गए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट भी हो गए और वहाँ पे ट्रैफिक ऑन भी है। बहुत से रोड्स हैं जो कराची के पहले जहाँ कोई जाना गवारा नहीं करता था, आज वहाँ ड्यूल कैरेज रोड्स बने हुए हैं, फ्लाई ओवर्स हैं, अंडर पासेज हैं। ठीक है, इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे अगर कहीं पे कोई मसला आ गया, देखिए पानी का जो मसला जिसपे ये सारी बातें हो रही हैं, जिसपे सियासत कचरे पे की जा रही है, आप अगर मवाजना करेंगे तो ये इतना कराची के मुकाबले में लाहौर बहुत छोटा है। थोड़ी सी बरसात हुई तो आपने लाहौर की तस्वीर देखी, वहाँ पे मीडिया बिल्कुल खामोश है। ओवैस कादिर शाह साहब, मैं तो जब कराची में ही पैदा हुआ हूँ, कराची स्टूडियो में भी बैठा हूँ, पूरी जिंदगी कराची में गुजरी, यही तालीम हासिल की है। लाहौर की बारिश से आप कराची की बारिश का जो कंपैरिजन कर रहे हैं, लाहौर में बारिश हुई उसमें सीवरेज का पानी मौजूद नहीं था, वो साफ पानी बारिश का पानी था। कराची में जो बारिश हुई, नालों का, गटर का पानी घरों में गया लोगों की। नहीं करने देंगे तो आप नहीं क्वेश्चन करना है, आप ही बात कर लें। देखिए, नालों की बात जो आप कर रहे हैं, हमने उधर काम शुरू किया, वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट आया, जब तक वो प्रोजेक्ट आए हमने प्रायोरिटाइजेशन भी कराची को ही दी। वर्ल्ड बैंक का जो लोन आया है वो पूरे सिंध के लिए था, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी दी कराची को। और इनिशियली कराची के लिए जो नालों की सफाई का मसला था, जब तक पैसे रिलीज होते, कोविड की वजह से सारी दुनिया में प्रोसेस डिले हो गया, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने अपने एडिशनल फंड्स देके ये सफाई शुरू करवा दी। अगर वो पहले 1 महीना पहले शुरू होती तो शायद ये तकलीफ ना होती, लेकिन अगर बारिश होती है शारा फैसल पे तो उस वक्त की तो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है, लेकिन आफ्टर 3 आवर्स या 2 आवर्स जब पानी शारा फैसल से खत्म, यूनिवर्सिटी रोड से खत्म, आया चंडीगढ़ रोड से खत्म, जो मेन रोड्स है कराची की, जो की आर्टरीज है, जब वहां से पानी 2-2.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है, रोड्स प्रोसेस, वहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो आम होता है, तो वहाँ पे कभी नहीं दिखाया जाता। देखिए, मेरा सिर्फ इतना शिकवा है कि मैं अपने दोस्तों को, मीडिया के दोस्तों को और सारे दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो सच्ची बात है वो जरूर दिखाई जाए। नालों का आपने मसला बताया, बिल्कुल तजावुज़ात हैं, तजावुज़ात उस जगह पे हैं, सिंध गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। अच्छा, ये तजावुज़ात सिंध गवर्नमेंट के दौर में हुई हैं या सिंध गवर्नमेंट के पहले से बनी हुई है? क्या हम फौरन देखिए जो इश्यूज हैं उनको प्रॉपरली एड्रेस तो किया जाए। वो जो बिल्डिंग्स वहाँ पे 100% जो तजावुज़ात हुई हैं वो सब आपके दौर से पहले की हैं? सिंध आपकी आपको 90% से ज्यादा जो तजावुज़ात हैं वो हमारे दौर से पहले की हैं, और उसकी परमिशन कोई सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नहीं दी या कि सिंध गवर्नमेंट के किसी इदारे ने नहीं दी। क्योंकि आपको मैं ये भी बात याद दिलाता चलूं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या सिंध के लोकल गवर्नमेंट के बहुत इदारे हों, वहाँ पे बहुत से नैब और दूसरे इदारों ने भी इन्वेस्टिगेशन की है। हम तो खुद कहते हैं कि अगर कोई किसी गलत काम में मुलविस है तो उसे आप पकड़ें, उसे आप सजा दें, लेकिन उस पर इस वक्त अगर कचरे पे ही सियासत करनी है और फेडरल गवर्नमेंट को सिर्फ कराची याद आया है इस बारिश के बाद, क्या 2 साल तक कराची फेडरल गवर्नमेंट को याद नहीं आया? चलें, क्यों याद नहीं आया ये सवाल अब कामरान साहब से पूछते हैं जरा। जी कामरान साहब, 2 साल आपकी हुकूमत को आए हो गए, अब कराची के लोगों का एहसास आपको हुआ है, कोई अमली तौर पर कोई कोशिश हो रही है कराची को अपने ज़ेर इंतज़ाम लेने की? गवर्नर से जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की, सीरियस कंसिडरेशन में है ये चीज़?
देखें, ये जो क़यासराइयाँ हैं कि पता नहीं हम क्या करने जा रहे हैं, इनको ज़रा, इसमें कोई कबात नहीं है, इनको सीखना चाहिए और ये सीखना ज़रूरी होता है। हमारी जब 2013 में गवर्नमेंट आई, सबसे ज़्यादा फोकस हमारा जो खटक साहब है उनका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के ऊपर रहा। मैं इनको बताता हूँ, मैं चूँकि लोकल गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो भी देख रहा हूँ, मैं इनको ऑफ़र करता हूँ बल्कि कि हमारी जो WSSCs हैं, वाटर सैनिटेशन सर्विसेज की जो हमारी कंपनीज हैं, उनका मॉडल फॉलो करें। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी ये हमारे दौर से पहले हुआ था। हमारे भी दौर से पहले बहुत कुछ ऐसे था। तजावुज़ात की बहुत बड़ी मुहिम हमने चलाई, हमने 2013 में ही इतनी बड़ी मुहिम चलाई और वो कामयाब रही अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद कोई तजावुज़ात नहीं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि नेशनल पार्टी और MMA के दौर में तजावुज़ात हुए तो हम नहीं कर सकते थे। तो ये बातें, अच्छा अब आपने महरूम कैसे रखा उसको? 12 साल से 2008 में आपका PFC प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बना है सिंध का, आपकी एक मीटिंग अभी तक आपकी ₹1 रिलीज़ नहीं हुआ कराची के लिए। तो कैसे कराची में आप तरक्याती काम करेंगे? अब हम जब इस्लाह की बात करते हैं तो फिर आप पता नहीं, आप कहते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई 18वीं तरमीम को खतरा है, अब सूबाई खुद कामरान साहब, आज फरूक नसीम साहब से भी वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है। कानूनी और आईनी ऑप्शंस क्या मौजूद हैं? तो आपकी अपनी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत के पास कानूनी और आईनी क्या ऑप्शंस मौजूद हैं जिन पर इस वक्त सीरियसली? मैं आपको बताता हूँ, सिंध हमारा है, पंजाब भी हमारा है, खैबर पख्तूनख्वा और सब जो इकाइयाँ हैं, बलूचिस्तान, हमने सबकी फ़िक्र करनी है। एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं ये बातें कर रहा हूँ। मैं और कोई किसी किस्म की मैं बात नहीं करना चाहता, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको सीखना चाहिए। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो मंशूर है उसमें ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप कह दें कि जी ये 2 घंटे बाद पानी चला गया। पूरी दुनिया ने देख लिया कि 2 दिन आपका पानी उधर खड़ा रहा और वो गटर का पानी लोगों के घरों में जाता रहा। तो इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। आप अपने हाउस को ऑर्डर में रखें, ठीक है? फिर आप आएँ, फिर हम आपको बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या रिफॉर्म्स आई हैं। हम आपको ये बताते हैं कि हमने कैसे इदारा जाती इस्लाहात किए। सही। तो ओवैस कादिर शाह साहब, अब ज़ाहिर है अगर ये नालों की सफाई आपने सही तरह से की होती तो फिर NDMA को आने की ज़रूरत ना पड़ती। इसी तरह से अगर आप तजावुज़ात पर कोई काम कर रहे होते, चाहे आपके दौर से पहले किए हैं, लेकिन अब 12 साल से आपकी हुकूमत है, आपने उसको ख़त्म करने के लिए भी तो इकदाम नहीं किए। अब मजबूरन अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को NDMA को ऑर्डर्स देने पड़े काम करने के लिए। साहब अगर NDMA आ गई तो हमारी फौज है, मुल्क भी हमारा है। इस तरह मेरे भाई ने कहा कि चारों सूबे हम सब के हैं, ये पाकिस्तान हम सब का है। अगर NDMA आ गई और उसने सिंध गवर्नमेंट की मदद कर दी, वजह तो आप देखें कि क्यों आई, NDMA को क्यों आना पड़ा? को मैच ना करें, कराची और पेशावर को या कराची से पाकिस्तान के किसी भी शहर को मैच ना करें। मेरे भाई जो कह रहे हैं ना कि हमारा मॉडल फॉलो करें, तो मैं भाई से ये पूछ लेता हूँ कि मेरे भाई आपने चले जो कुछ किया, मैं तनकीद नहीं करता। यहाँ पे जब बारिश होती है तो यहाँ पे हम पे तनकीद होती है। जब पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में, लाहौर में बारिश हुई तो हमने मदद के लिए कहा कि अगर सिंध गवर्नमेंट कोई मदद कर सकती है तो हम हाजिर हैं, हम करने को तैयार हैं। चलें, ओवैस कादिर शाह साहब, पहले सिंध के लोगों की, यहाँ के लोगों की तो आप मदद कर लें। बहुत शुक्रिया। ओवैस कादिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, कामरान भंगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और एक और आज का अहम मसला जो कि 15 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान स्कूल एसोसिएशन की जानिब से कर दिया गया है, लेकिन हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि हफ्ते से स्कूल नहीं खोले जा सकते। जो स्कूल खुलेगा उसको बंद कर दिया जाएगा। और इसी के साथ A और O लेवल के तलबा के मुतनाज़ नताइज का भी मामला है और इससे मुताल्लिक भी वज़ीर तालीम ने कहा कि A और O लेवल के तलबा के साथ नाइंसाफ़ी हम नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के पास ये मसला हल करवाने के अब क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, इसी पर बात करते हैं। वकार ज़का साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुराद राज साहब भी वज़ीर तालीम पंजाब में हमारे साथ मौजूद हैं। मुराद साहब, क्या ऑप्शंस हैं अब आपके पास इस मामले के, और जो अब 15 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान हो चुका है, इस पर फिर क्या एक्शन लेने वाले हैं आप लोग? अगर कोई स्कूल खुलता है तो क्या करेंगे? किसी स्कूल को खुलने की इजाजत नहीं है 15 अगस्त। मुराद साहब, अगर खुलता है कोई स्कूल, ऐलान तो स्कूल एसोसिएशन कर चुकी है, अगर कोई स्कूल खुलता है तो फिर एक्शन क्या होगा हुकूमत की जानिब से? एसोसिएशन और गवर्नमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। एसोसिएशन जो मर्जी कहती रहे, गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट का डिसीजन एंड एवरीबडी हैज टू अबाइड बाय इट एंड दैट्स द लास्ट वर्ड। सो जो स्कूल खोलेगा उस स्कूल को सील कर देंगे। अच्छा, और रजिस्ट्रेशन भी मनसूख की जाएगी फिर उसकी? वो जो भी हमने एक्शन लेना होगा, मगर वो तो हम लेंगे ही, फिर देंगे, स्कूल को सील कर दें। फिर क्योंकि उन्होंने खिलाफ वर्जी की है सब चीज़ों की, विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस अकॉर्डिंगली। कोई स्कूल नहीं खुलेगा इंशाल्लाह ताला।
सही। अच्छा, अब ये जो ए और ओ लेवल वाला मामला है, इसमें अब ये जो कम ग्रेड्स की बुनियाद पर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है स्टूडेंट्स को, इसको हल करने के लिए फिर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? पाकिस्तान क्या कर सकता है इसमें? देखें जी, जो इस वक्त हमने पिछले 48 आवर्स में सारी इन्वेस्टिगेशन की है, उसके बाद मेरी आज सुबह बात हुई है मैडम उस्मा जो कंट्री डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज की। उन्होंने कहा है कि जी उनको 3-4 दिन चाहिए इसके ऊपर काम करने के लिए। मेरी अभी भी उनसे बात हुई है, आज सुबह भी हुई थी, अभी भी हुई है, 10-15 मिनट पहले, और उन्होंने कहा है जी इस पर वो काम कर रहे हैं। जो बेहतरीन ऑप्शंस होंगी वो लेकर आएंगे, वो हम बच्चों के सामने रखेंगे, और जितना नुकसान बच्चों का हो रहा है और फैमिलीज का हो रहा है, मैं तो बिल्कुल होने नहीं दूंगा। तो इसलिए आई एम होपिंग कि कैम्ब्रिज विल ब्रिंग द बेस्ट ऑप्शंस हमारे बच्चों के लिए, और इंशाअल्लाह ताला उसको लेके हम आगे चलें। लेकिन मुराद साहब, खुद स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये मसला रिजॉल्व होने में कितना टाइम लेगा? सर देखिए, उन्होंने हमसे तीन या 4 दिन मांगे हैं। वो इस वक्त भी काम कर रहे हैं, हर रोज हमें मेरी उनसे आज सुबह बात हुई थी, और उन्होंने मुझे अभी रात को अपनी सारी मीटिंग्स खत्म करके अपडेट दी है कि वो इस पे काम कर रहे हैं। मैं हर रोज उनसे अपडेट लूंगा और अपडेट सबको करूंगा, और इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन सोल्यूशन की तरफ आएंगे। तो मुराद साहब, कुछ सोल्यूशंस आपने भी तो तजवीज़ किए होंगे ना, जिनके ग्रेड्स कम है, क्या उनको री एग्जाम उनका कराया जाएगा, या फिर आगे उनका एडमिशन कैसे होगा? किस तरह से कन्विंस कर सकेंगे आप? देखें, री एग्जामिनेशन जो है वो किस तरह हो सकता है 2 महीने के अंदर, काफी मुश्किल काम है, उस पर भी बातचीत हो रही है। सबसे पहली बातचीत तो इस पे हो रही है कि जिनका ए ग्रेड है उनका सी कैसे हो गया, उनका यू कैसे हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इतनी ज्यादा वेरिएशन किस तरह आ सकती है। आई मीन ए जो है वो बी बन सकता है, या बी जो है वो सी बन सकता है, मगर ये कभी नहीं हो सकता कि ए वाला जो है उसको यू मिल जाए या ए वाले को हम सी दे दें। तो सारी डिस्कशन इस पे हो रही है इस वक्त, एंड कैम्ब्रिज इज वर्किंग ऑन इट। और जो भी अपने तौर पे आपने कुछ इन्वेस्टिगेट किया, ये क्यों, इसके कोई रीजन आपकी समझ आई इसकी? सर देखें कि इन्होंने कैम्ब्रिज ने एक एल्गोरिथम इस्तेमाल किया, वो एल्गोरिथम जो है उन्होंने यूनिवर्सली इस्तेमाल कर दिया। अब हर जगह के लिए एक ही एल्गोरिथम आई डोंट नो किस तरह इस्तेमाल हो सकता है। जो चीजें हैं उस पर वो काम कर रहे हैं, वो हमारे सामने ला के रखेंगे। जो उनका पेपर वर्क है, हमने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी, तो वो अपनी एक्सप्लेनेशन ला के हमें सबसे पहले देंगे, जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं इस वक्त, कि उन्होंने किस तरह किया है, क्यों किया है, क्या चीजें इस्तेमाल की हैं, क्या वेरिएशन इस्तेमाल की है, वो सब चीजें हमारे सामने लेकर आएंगे, होपफुली विद इन द नेक्स्ट 48-72 आवर्स। मुराद साहब, हिदायतुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा आप भी रुकिएगा, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जान लीजिएगा। स्कूल एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं हिदायतुल्लाह साहब। क्या 15 अगस्त से आप लोग स्कूल रहे हैं, तय कर चुके हैं आप लोग? जी इंशाल्लाह। देखिए, हुकूमत तो ये कह रही है कि फिर उस स्कूल को सील कर दिया जाएगा, फिर आगे भी मजीद कार्रवाई भी हो सकती है, रजिस्ट्रेशन भी मनसूख हो सकती है। अभी मुराद राज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर इस तरह है कि पाकिस्तान में 2 तरह के इलाके हैं, एक सरमाई इलाके हैं और एक गरमाई इलाके हैं। सही। सरमाई इलाकों में स्कूल 22 दिसंबर से बंद है, और गरमाई इलाकों में स्कूल 13 मार्च से बंद है। और इस हवाले से हमने शुरू में 19 जुलाई तक हमने स्कूल खोलने का कोई मुतालिबा नहीं किया था, और 19 जुलाई तक हम ये मुतालिबात करते रहे कि ये जो तालीमी इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, निजी तालीमी इदारे, ये कोई 2,07,000 तालीमी इदारे हैं। सही। इन तालीमी इदारों में पढ़ाने वाले असातिज़ा 15 लाख है। सही। और 15 लाख के अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो भी कोई 7 लाख के करीब है। ठीक है हिदायतुल्लाह साहब, 15 अगस्त को अगर आप लोग स्कूल खोलते हैं और फिर हुकूमत एक्शन लेती है, स्कूल सील किए जाते हैं, गिरफ्तारियां की जाती हैं, फिर आप लोग क्या करेंगे, क्या लाहेमल होगा? एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। किस तरह से, कहां पर एहतजाज करेंगे, क्या तरीक़ेकार होगा? पूरी मुल्क में करेंगे, पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। तो ये पूरा प्लान आपके पास तैयार है? एसोसिएशन के लोगों को आपने लिया हुआ है? पूरा प्लान तैयार है। हमने 20 जुलाई को पाकिस्तान के तमाम एसोसिएशंस का 230 एसोसिएशंस का इजलास बुलाया था, और उसमें मशावरत के साथ हमने तय किया था कि 15 अगस्त से हम तालीमी इदारे खोलेंगे,
क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान हमारी बात को संजीदा नहीं ले रहे हैं, हमारे मसाइल को संजीदा नहीं ले रहे हैं। सर, यानी तमाम एसोसिएशंस आपकी ऑन बोर्ड हैं और सबको आपने बताया हुआ है, सबका आप पर एतमाद है। मुराद साहब, अब ये बता दीजिएगा, ये तो बता रहे हैं कि 15 अगस्त को स्कूल खोलने जा रहे हैं, सारी एसोसिएशन, सारे स्कूल इनके साथ लाइन अप हैं इस मामले में। सर, जो मर्जी लाइन अप हो जाए, गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो मर्जी लाइन अप हो जाए, हमें अपने बच्चों की जिंदगियां और अपने टीचर्स की जिंदगियों की फिक्र है, हमें तो और किसी चीज की फिक्र नहीं है। क्योंकि हमने जो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने वो कोविड-19 को सामने रखते हुए लिया है, और जो डेट है वो 15 सितंबर है। ठीक है, चलें मुराद साहब, बहुत शुक्रिया, आप मौजूद थे हमारे साथ, हिदायतुल्लाह साहब भी मौजूद थे, और उम्मीद यही है कि मामला मुज़ाकर हल कर लिया जाए और 15 अगस्त को स्कूल खोलने पे स्कूल मालकान अटल हैं, जबकि हुकूमत एक्शन लेने पे अटल है, तो कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए और ये मामला मुज़ाकरात से हल हो जाना चाहिए। इसी नोट के साथ मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।